हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए पिछले कॉन्सेप्ट लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों अबाउट रिफ्लेक्शन वी स्टार्टेड थ्रू प्लेन मिरर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी और आपने रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर से जुड़ी हुई जो प्रैक्टिस शीट है वो आपने सॉल्व की होगी। और उसके साथ में अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं दोस्तों, तो हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फीयरिकल मिरर्स। अब जो ये रिफ्लेक्शन थ्रू स्फीयरिकल मिरर्स है दोस्तों, तो पहली बात तो हम ये समझे स्फीयरिकल मिरर होते क्या है। तो आप एक काम कीजिए, आप एक हॉलो ग्लास स्फीयर लीजिए, उस हॉलो ग्लास स्फीयर को आप जमीन पे फेंक दो, तोड़ दो। अब आप जैसे ही एक हॉलो ग्लास स्फीयर को जमीन पे तोड़ते हो तो उसका कोई टुकड़ा उठा लो जो बना हो, तो वो टुकड़ा कैसा दिखाई देगा दोस्तों। तो वो जैसे मान लीजिए ये एक टुकड़ा आया, तो ये टुकड़ा बेसिकली कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह का एक टुकड़ा बनेगा। अब इसमें ये ग्लास है जो हॉलो ग्लास स्फीयर का हिस्सा है, तो इसकी कुछ थिकनेस भी होगी जो कि कम है। अब मान लीजिए ये जो टुकड़ा बना, अगर मैं इसकी उभरी हुई सरफेस को, जो इसकी बल्ज्ड आउट सरफेस है, उसको अगर पॉलिश कर देता हूं, इसके दो टुकड़े होंगे ना दोस्तों, एक दो हिस्से होंगे, एक डिप्रेस्ड होगा धसा हुआ और एक बल्ज्ड आउट होगा उभरा हुआ। तो जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है दोस्तों, अगर इसको हम पॉलिश कर देते हैं, इसको हम सिल्वरिंग कर देते हैं, तो जो अंदर वाला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रिफ्लेक्टिंग। आप लोगों ने जैसे स्पून है, घर पे हम नॉर्मली देखें तो कोई कटोरी उठा लीजिए स्टील की या कोई स्पून उठा लीजिए स्टील की, तो उसमें भी एक उभरा हुआ हिस्सा होता है और एक आपका कर्व्ड हिस्सा होता है, एक धसा हुआ डिप्रेस्ड है। तो उसमें जो डिप्रेस्ड है उससे रिफ्लेक्शन अगर आप देख रहे हैं तो इसे कहा जाएगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। सो दिस सरफेस वुड बी रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्टिंग होगी और इसलिए ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर। और दूसरी चॉइस क्या हो सकती थी दोस्तों, कि हम जो बल्ज्ड आउट, जो उभरा हुआ हिस्सा है, उसको सिल्वरिंग करने के बजाय जो डिप्रेस्ड है उसकी सिल्वरिंग कर दें, हम अंदर वाले हिस्से को सिल्वर कर दें। तो अगर मान लीजिए हमने इस अंदर वाले हिस्से को सिल्वर किया, तो अब जो ये बाहर जो बल्ज्ड आउट है ये आपका रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। और अगर आपका ये बल्ज्ड आउट रिफ्लेक्टिंग हो गया तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा, आपका कॉन्वेक्स। तो क्योंकि ये स्फीयर का पार्ट है ना दोस्तों, इसलिए इन मिरर्स को क्या नाम दिया गया, स्फीयरिकल मिरर्स। ये मिरर्स कहलाते हैं स्फीयरिकल मिरर। उसमें दो टाइप हो गए दोस्तों, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। डिप्रेस्ड अगर रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव, और अगर बल्ज्ड आउट रिफ्लेक्टिंग है, अगर ये रिफ्लेक्टिंग है दोस्तों, तो ये मिरर कहलाएगा कॉन्वेक्स। क्या हम ऐसा कह सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्विकली इस मिरर से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फीयरिकल मिरर्स। अब जो मैं ये टर्म बता रहा हूं दोस्तों इसे मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, डेफिनेशन लिखवाते जाऊंगा। इनफैक्ट इन टर्म्स पे भी क्वेश्चन बने हैं एनटीएससी में, तो इसलिए हम लोग वो क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे साथ ही साथ, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस उसमें से देखते जाएंगे हम लोग, और बाद में हम लोग जब पूरा एनटीएससी प्रोटोटाइप क्वेश्चन का हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग वन बाय वन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपने हेडिंग डाली हुई है अभी, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फीयरिकल मिरर्स। दोस्तों जो पहली टर्म अपने को पढ़ना होती है, दैट टर्म इज पोल ऑफ द मिरर। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, एंड दिस टर्म इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर। नाउ हाउ यू डिफाइन पोल। हो सकता है आपने क्लास 8 में भी थोड़ा लाइट के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे आपने बेसिक टर्म्स पढ़ी होंगी, पर दोस्तों जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाती है ना, तो इट वाज लाइक कि कॉन्सेप्ट्स बढ़ने चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स की गहराई बढ़नी चाहिए। जैसे अगर आपने 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो उसमें आपको सिखाया गया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, और फिर रदरफोर्ड मॉडल, देन बोहर मॉडल। अब जब आप 11th में जाते हो दोस्तों, तो आपको ये बताया जाता है कि बोहर मॉडल भी ठीक नहीं है, एक नया मॉडल वहां पे दिया जाता है जिसे बोला जाता है क्वांटम मैकेनिकल। फिर जब आप कॉलेज में जाते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में या साइंस कॉलेज में,
तो वहां पे आपको बताया जाता है कि उसमें भी लिमिटेशंस है। तो इसका मतलब जो आपने 9th में पढ़ा वो गलत नहीं है, पर वो कॉन्सेप्चुअली उतना डेप्थ हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो जो आपने 8th में पढ़ा उससे अभी डेप्थ 10th में बढ़ेगी, 10th में आप ज्यादा पढ़ेंगे और उससे भी ज्यादा आपका 12th में होगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश यही कर रहा हूं दोस्तों कि 12th का आपका 60% प्रॉब्लम्स तो आप अभी सॉल्व कर ले, और ये बहुत इजीली किया जा सकता है। स्टूडेंट्स पहले भी जिन्हें मैं पढ़ाता रहा हूं 10th में, वो ये 12th के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। एनटीएसी तो बड़े आसानी से निकल जाएंगे। खैर, तो हम लोग यहां पर अगर देखें, पहली टर्म है दोस्तों पोल। नाउ हाउ वी डिफाइन पोल? पोल होता है किसी मिरर का सेंटर। आप सबसे सिंपल डेफिनेशन बोलते हैं कि इट इज सेंटर ऑफ द मिरर। Students of class 8th, 9th and 10th, if you think studies are boring, then you haven't seen this miraculous teacher teaching. तो अब सबसे पहले तो मुस्कुराओ कि आप विपिन सर से पढ़ रहे हो। A teacher who has yielded 750 plus NTSE scholars, 4 consecutive IITG zone toppers, and this year's JEE All India topper. His questions are considered the most important in class 8th, 9th, 10th boards and NTSE. जो बताऊंगा वहां निशान लगाना, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। We bet you will learn during the lecture itself. जलियांवाला बाग was a small park situated on the outskirts area of Amritsar. He makes studies so joyous and interesting that you will forget your school and coachings. स्टूडेंट का ये 10th बोर्ड का मेहनत का साल है, तो आपकी मेहनत की डेफिनेशन क्या है? गड्ढे थोड़ी खोदना है अपने को कुदाली फावड़ा लेके, यही करना है कि जहां बैठे हैं बस यही चलता रहे। लोग अपने को पागल बोलने दो, पागलों ने ही दुनिया जीती है। You will fall in love with studies and score great. विपिन सर स्टडी को इस तरह से इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि आपको ऐसा ही पता नहीं लगेगा कि आपने पहला पेज कब पढ़ा था और आपकी बुक कब खत्म हो जाएगी। हमने देखा है कि सर के बोले हुए क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में। Satisfied with your own performance? Okay, never get satisfied. The best mentor for class 8th, 9th, 10th and NTSE. Professor Vipin Joshi. Study from him online. Visit ntscguru.in and take a free demo today. तो यहां पर अगर कॉन्केव मिरर है दोस्तों, तो उसका सेंटर क्या दिख रहा है? ये पॉइंट। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका सेंटर दिख रहा है ये पॉइंट। तो यही पॉइंट अपना कहलाता है पोल। इसी पॉइंट को हमने नाम दे दिया पोल। पर इसकी डेफिनेशन में प्रॉपरली आपको ये लिखवाना चाहूंगा, इट इज द मोस्ट डिप्रेस्ड और मोस्ट बल्ज्ड आउट पॉइंट ऑफ द मिरर। ये मिरर का सबसे ज्यादा धसा हुआ या सबसे ज्यादा उभरा हुआ वो पॉइंट होता है। अगर कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वो सबसे ज्यादा धसा हुआ, सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड पॉइंट होगा। वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वो सबसे ज्यादा उभरा हुआ, सबसे ज्यादा बाहर निकला हुआ पॉइंट होगा। कह सकते हैं ऐसा, ठीक है? तो डेफिनेशन हमारी हो जाएगी, इट इज द मोस्ट डिप्रेस्ड इन केस ऑफ कॉन्केव और मोस्ट बल्ज्ड आउट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। वो पॉइंट हमारा क्या होता है? पोल। ठीक है? डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2 होती है दोस्तों अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वो इंग्लिश में दोस्तों सेंटर की दोनों स्पेलिंग्स मान्य हैं, आप चलेगा, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? देखिए ध्यान से समझिए, ये मिरर जो अपन ने यहां पर बनाए, जो हम लोगों ने, ये किसका हिस्सा है? तो आप बोलोगे सर ये इस स्फीयर का हिस्सा है, इसलिए तो इनको क्या नाम दिया गया? स्फीयरिकल मिरर। अब अगर ये इस स्फीयर का हिस्सा है तो इस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा। आप बोलोगे डेफिनेटली होगा, और डेफिनेटली वो सेंटर यहां पर है। अगर मान लीजिए, तो वो सेंटर क्या होगा स्फीयर का? जिसका स्फीयर के हर पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो? सेम। तो बस वो जो स्फीयर का सेंटर है ना दोस्तों, वही इन मिरर्स का क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई आपसे अगर पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयरिकल मिरर, तो आपका सीधा जवाब आना चाहिए, इट इज सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट। ये मिरर जिसका हिस्सा है उसका सेंटर। तो दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, जैसे अगर आपको ये मिरर दिया तो आप इसका स्फीयर कंप्लीट करेंगे। हमारा लॉजिक क्या होगा दोस्तों उसमें? वी विल कंप्लीट दिस स्फीयर, और ये स्फीयर कंप्लीट करके हम बोलेंगे इस स्फीयर का जो सेंटर है ना, वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो नोट डाउन करने जैसा है दोस्तों, एनटीएसी कॉन्सेप्ट में जो पूछा जा सकता है कि
कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग साइड होता है, इजी टू ऑब्जर्व है। ये कॉन्केव मिरर है, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग साइड है, और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होता है। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर दोस्तों मिरर के पीछे होता है, वहीं कॉन्केव मिरर में वो मिरर के आगे होता है, रिफ्लेक्टिंग साइड होता है और इधर नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होता है। इज इट डन? थर्ड डेफिनेशन हमारी आती है दोस्तों, थर्ड डेफिनेशन है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस। हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस को डिफाइन करते हैं। हाउ वी डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस? सो जस्ट ड्रॉ अ लाइन, नॉट अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन, है ना। लाइन सेगमेंट क्या होता है दोस्तों? दो पॉइंट के बीच में आके रुक जाता है, लाइन चलते ही रहती है। तो आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, किसको ज्वाइन करते हुए? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दीजिए दोस्तों। तो इनको ज्वाइन करते हुए ये जो लाइन बनती है, ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी? पूरी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसी को ऑप्टिकल एक्सिस भी कहा जाता है, इसमें कोई डाउट? इजी डेफिनेशंस चल रही हैं अभी तो पोल हमने डिफाइन किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन किया हमने, और क्या डिफाइन की दोस्तों? प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ डेफिनेशन हमारी आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है दोस्तों? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि सर ये उस स्फीयर की रेडियस होगी जिसका ये हिस्सा है। अगर आपने ये समझा है, वंडरफुल। ठीक है, अपने को लगातार पूरा अटेंटिव होके बैठना है कि आगे का सोचते रहिए कि क्या हो, नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा। इट इज रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ये उस स्फीयर की रेडियस है जिसका ये मिरर क्या है दोस्तों? एक पार्ट है। रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट। तो यहां कॉन्केव में P और C के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दोस्तों। कॉन्केव में भी ऐसे ही होगा। इनफैक्ट C से आप किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दें मिरर पे। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि न्यूमेरिकल और क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखनी है। क्या? C से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दे दोस्तों, तो क्योंकि वो सेंटर से ज्वाइन कर रहे हो ना, इसलिए वो सारे डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे? आपके रेडियस। तो अगर मैं कोई से भी पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो ये सब रेडियस के ही बराबर होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि स्फीयर में जब भी हम कोई रेडियस बनाते हैं तो वो रेडियस ही उस स्फीयर को नॉर्मल होती है। देखिए, हमने पिछले कॉन्सेप्ट लेक्चर में प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा। प्लेन मिरर में क्योंकि मिरर प्लेन होता था, तो मिरर आपका इस तरह से प्लेन था, तो उसमें नॉर्मल बनाना हमेशा से आपके लिए आसान था। लेकिन यहां पे नॉर्मल कैसे बनाएंगे? तो यहां पे नॉर्मल के लिए क्या करेंगे हम लोग? सीधे सीधे उसको C से क्या कर देंगे? ज्वाइन। जिस भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है C से उसको ज्वाइन कर दीजिए। डन। इट्स इजी टू ड्रॉ नॉर्मल हमेशा। ठीक है, आप बोलोगे सर कॉन्वेक्स में अगर मैं उस पॉइंट को C से ज्वाइन कर दूं तो पीछे बनेगा, ये तो मिरर के पीछे आएगा। कोई बात नहीं दोस्तों, उस लाइन को आगे बढ़ा देना, नॉर्मल हो जाएगी। ये बनाने का तरीका हमें समझ में आ गया। C से पॉइंट को क्या करना है? ज्वाइन करना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, यही क्या कहलाता है? आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ डेफिनेशन एक में देना चाह रहा हूं जो कि आपको ध्यान से समझनी चाहिए, वो है एपरेचर ऑफ द मिरर। वो प्रोनाउंसिएशन में आप उसको एपार्चर भी कह सकते हैं, एपरेचर भी लोग बोलते हैं, इट विल वर्क। सो एपार्चर ऑफ द मिरर। नाउ व्हाट इज एपार्चर? देखिए, आपने ध्यान से देखा होगा तो जैसे ये मिरर है आपका, ऐसा कर्व्ड है वो। ठीक है, तो आप उसके कॉर्नर 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 को ज्वाइन कर लो, सिर्फ कॉर्नर 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 को ज्वाइन कर लो, तो व्हाट यू विल गेट इन फैक्ट, तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं सिर्फ उनके कॉर्नर कॉर्नर को ज्वाइन करता हूं, सिर्फ कॉर्नर 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 को ज्वाइन किया, आई विल गेट अ सर्कल। ऐसा एक सर्कल बनेगा ना पूरा। ठीक है, इस सर्कल का जो डायमीटर होता है ना दोस्तों, मतलब इसका जो टॉप टू बॉटम ये वाला डिस्टेंस, तो ये ऑब्वियसली उस सर्कल का क्या हो जाएगा दोस्तों? डायमीटर। तो
तो ये जो सर्कल का डायामीटर है, दिस डायामीटर इज टर्म्ड एज एपर्चर ऑफ द मिरर। इस डायामीटर को ही हम लोग मिरर का क्या कहते हैं, एपर्चर। ऐसे लेंस का एपर्चर बोलना हो, आगे लेंस पढ़ेंगे, तो जैसे अपनी आंखें हैं, तो जो आई लेंस है अपना, उसका कॉर्नर 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 मिलाते जाओ तो यू विल गेट अ सर्कल। उस सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या कहलाएगा, एपर्चर। डन। तो ये 5 डेफिनेशन क्लियर हो गई दोस्तों। डन। अब दोस्तों जो 6th डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन इज प्रिंसिपल फोकस और फोकस ऑफ द मिरर। उसे हम लोग कहेंगे मिरर का प्रिंसिपल फोकस या फोकस। और दोस्तों उसमें एक बहुत खास कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो आपको पूरे रे ऑप्टिक्स के दौरान, जिसे हम लोग रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं अभी, इसे रे ऑप्टिक्स हम लोग ब्रॉडर सेंस में कहें, पूरे रे ऑप्टिक्स के दौरान एक कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है कि जितने भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे उन फॉर्मूला की लिमिटेशंस क्या है, तो वो हम लोग समझेंगे दोस्तों। मैं ये बोर्ड मिटा देता हूं क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा आपका अटेंशन ज्यादा चाहिए होगा, और फिर हम लोग 6th डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो बेसिकली दोस्तों अब अपने को जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है, दैट कॉन्सेप्ट इज फोकस। अब देखिए, वैसे अगर फोकस को डिफाइन किया जाता है जिस तरह से आपको दिया हुआ है, और मैं ऐसा कहूं तो आपको 10th के लेवल पर इतनी डेफिनेशन पर्याप्त है, सफिशिएंट डेफिनेशन है कि हम लोग क्या कहते हैं, whenever a light ray is parallel to principal axis is incident on mirror. Now we are having 2 types of mirror, friends, like spherical mirror. In spherical mirror only we are having 2 mirrors in any of the case. अगर मान लीजिए कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है मिरर पर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी, या तो वो कट करेगी या फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से आते हुए लगेगी, उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस। नाउ दिस इज नॉट द वेरी प्रॉपर डेफिनेशन, आई वुड से ये बहुत प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है दोस्तों। मैं आपको इसमें एक जो एक समझ लीजिए क्लच जो है, एक इसमें कैच है, वो कैच मैं आपको समझाना चाहूंगा, बट स्टिल अभी हम अपनी डेफिनेशन को ऐसा लिख लें। मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवा देता हूं दोस्तों, फिर मैं आपको उसको समझा देता हूं कि क्या गड़बड़ियां होती हैं। डेफिनेशन प्रॉपर ये है, whenever a light ray parallel to principal axis, whenever a light ray parallel to principal axis, इसमें मेरे कहने पे आप एक फ्रेज और डाल लीजिए, close to principal axis. Whenever a light ray close and parallel to principal axis is incident on a mirror, then after reflection either it will pass through a point on the principal axis or it appears to be coming from a point on principal axis. That point is termed as focus of the mirror. उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। देखिए, अब अगर कॉन्केव मिरर होगा दोस्तों, यहां पर मैं एक कॉन्केव मिरर आपको बनाता हूं। इस कॉन्केव मिरर में ये सपोज हमारा मिरर है, सो दिस पॉइंट इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस पीए। इतना ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, एक लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ व्हाई आई एम गिविंग सो मच स्ट्रेस ऑन दैट वर्ड क्लोज, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्लोज वर्ड का इसमें सिग्निफिकेंस क्या है। पर मान लीजिए ये लाइट रे आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो अब यहां पर आप इसको ज्वाइन करेंगे सी से, इस पॉइंट को। और जैसा मैंने आपको अभी कहा दोस्तों कि अगर आप किसी भी पॉइंट के मिरर को सी से ज्वाइन कर देते हो तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पर ये वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पास जिस पॉइंट से होगी उसे ही हम क्या नाम देते हैं, फोकस। नाउ दिस इज ट्रू फॉर कॉन्केव मिरर कि वो इस पॉइंट से पास होगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं कॉन्वेक्स देखता हूं दोस्तों, तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, चलिए मैं आपको एक कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूं। यहां पर कॉन्वेक्स मिरर में अपना पोल यहां पर है दोस्तों, और दिस पॉइंट इज पोल। हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ये पॉइंट सी।
तो ये दोस्तों अपना पोल है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है उसके क्लोज, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको इस पॉइंट को ज्वाइन करना चाहिए किससे, सी से। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो उसके लिए पहले एंगल आई बनाना तो पड़ेगा ना, और एंगल आई अगर बनाना है तो एंगल आई किस किस के बीच में होता है, तो हम बोलते हैं वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है, तो पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा। और नॉर्मल कैसे बनाओगे, तो नॉर्मल बनाने के लिए अपना तरीका क्या है, जिस भी पॉइंट पे रे आकर इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट को सीधे सीधे किससे ज्वाइन कर दो, सी से, तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल बन गया दोस्तों, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप ध्यान से सोचिए रिफ्लेक्शन के बाद ये रे किधर जाएगी, तो आप खुद समझ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद ये रे जाएगी इधर एट एंगल आई, नाउ दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, पक्का। अब ये वाली रे तो कभी प्रिंसिपल एक्सिस को वापस से आके मिलना नहीं है, तो अगर मिलना नहीं है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, और जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये जिस पॉइंट से जाती है उसको क्या नाम दिया हमने, फोकस, ठीक है। तो ये फोकस की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें एक छोटा सा लॉजिक हम लोग लगाएं तो हम आसानी से ये समझा सकते हैं कि ये जो फोकस होगा दोस्तों ये एग्जैक्टली बीच में आता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के। You can remember this point that focus of the mirror lie exactly between pole and center of curvature. ठीक बात है। अब ये आता है अगर, तो हम लोग यहां पर क्या देखेंगे कि अगर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डिस्टेंस कितना है दोस्तों, r, और अगर कोई पॉइंट उसके एकदम बीच में आ रहा है तो उसका पोल से डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, हाफ r/2। तो इस r/2 को हमने नाम दिया फोकल लेंथ। क्या नाम दिया इस r/2 को, फोकल लेंथ। तो कोई आपसे पूछे फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या है, इफ समवन आस्क कि डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो हम बोलेंगे फोकल लेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होती है। कोई पूछे कितनी होती है, तो बोलना वो होती है r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। सो f इज इक्वल टू r/2, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, दो इसका डेरिवेशन अभी आपको 10th बोर्ड की एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, आपको ये फैक्ट ही याद होना चाहिए बस कि f इज इक्वल टू r/2, ठीक है। अब ये तो हमारी बात हो गई, और इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और नाम क्या दिया दोस्तों इसको, फोकल लेंथ, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर एक कॉन्सेप्चुअल कैच है, और उस कॉन्सेप्चुअल कैच को ही अवॉइड करने के लिए मैंने आपको डिफाइन कर दिया पहले कि ये जो लाइट रे आप इंसिडेंट कर रहे हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए, इट शुड बी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्लोज, क्यों क्लोज जरूरी है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, और ये एग्जांपल बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है दोस्तों, और एंड आई हैव सीन 90% ऑफ द स्टूडेंट, जब मैं 12th में भी ये टॉपिक पढ़ाता हूं दोस्तों जेई के लिए, तो जब मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आप फोकस को डिफाइन कीजिए, तो जो बच्चे 10th में कई बार ऐसे नॉर्मल सा पढ़ते हैं वो मुझे सीधे सीधे क्या बोलते हैं कि सर फोकस तो बड़ा सिंपल है सर, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालोगे। और जनरली क्या होता है दोस्तों, टीचर्स सिखाते भी इस तरह से हैं 10th में कि कुछ नहीं, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालोगे तो वो फोकस से पास होगी, और फोकस कहाँ होता है दोस्तों, तो वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, r/2 पे होता है। फिर मैं उन्हें एक सवाल देता हूँ 12th में, और वो क्वेश्चन मैं आपको भी देना चाहूंगा दोस्तों, और आप भी उसको ट्राई करो, आपको बहुत मजा आएगा। देखो ये मान लीजिए मैंने कॉनकेव मिरर लिया, और इस कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, ठीक है। अब ये इसका पोल हो गया, इससे ये c हो गया, ठीक है। अब मैं चलो आपको एक काम करता हूं, एक रे दे रहा हूं, उसका क्या होगा आप तो मुझे ये बताना। वो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है दोस्तों, लेकिन इस तरह से है, और वो इंसिडेंट हो रही है पॉइंट m पे, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी r है, और आपको बताना है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो रे जिस पॉइंट से जाएगी उस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस हमें निकालना है। सवाल
क्या देता हूं मैं जनरली स्टूडेंट्स को कि एक लाइट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, एम पे टकराई, और वो जिस पॉइंट से जाएगी दोस्तों उस पॉइंट का कहां से डिस्टेंस बताना है, पोल से। और एक कंडीशन में आपको दे रहा हूं कि जब इस पॉइंट एम को आप सी से ज्वाइन करते हो, यानी कि आप नॉर्मल बनाते हो, तो ये एंगल 60 डिग्री है, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 है। अब इसमें जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो, एंड 90% स्टूडेंट दे कमिट मिस्टेक, वो गलती करते हैं इसमें। और क्या गलती करते हैं सर, बहुत आसान है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पड़ा हुआ है, कॉन्केव मिरर है, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे कहां से जाती है, फोकस से, तो ये वाली लाइट रे कोई अनोखी लाइट रे नहीं है, ये भी फोकस से ही जाएगी, और फोकस का डिस्टेंस पोल से कितना होता है, r/2, और फोकस का डिस्टेंस यदि r/2 होता है देन क्वेश्चन एंड्स, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सो आंसर वुड बी r/2, इजी क्वेश्चन है। एंड डेफिनेटली दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको एनटीएससी में भी आया तो इसका एक ऑप्शन r/2 दिया हुआ रहेगा, लेकिन r/2 गलत उत्तर है। अब क्यों गलत है मैं आपको कॉन्ट्रडिक्शन से एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे कितना है, 60, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए, 60, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एरो बनाना कभी मत भूलना, ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सही है। एक और बात समझिए, ये इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस ये एक दूसरे की क्या थी दोस्तों, पैरेलल। तो ये वाली लाइन कौन सी है, MC, ये लाइन नॉर्मल है, ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये एंगल 60 है दोस्तों तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60। आई होप आपको इतनी ज्योमेट्री क्लियर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60-60, ये एंगल 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन से एंगल्स है दोस्तों, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सही है। अब ध्यान से देखिए, ये एक ट्राइंगल बन रहा है यहां पर, उसमें ये एंगल भी 60 आ गया, ये एंगल भी 60 आ गया, तो तीसरा एंगल भी 60 होना चाहिए। और मजे की बात, तीसरा एंगल अगर 60 हो गया तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होना चाहिए। तो अगर ये डिस्टेंस r है, MC, ये तो रेडियस है, तो फिर ये भी r होना चाहिए, लेकिन ये तो r/2 निकल रहा है आपके हिसाब से। तो कहां फंस गए हम लोग, क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन गलत है, बिल्कुल नहीं है। हमने तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट लेक्चर में पढ़ा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर केस में वैलिड है, रिफ्लेक्शन के एंगल I इक्वल टू एंगल R, तो ये मैंने गलत नहीं किया। क्या मैथ्स की ज्योमेट्री गलत है कि ये एंगल्स इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। आप मेरी बात समझ पा रहे? तो ये सब कुछ सही 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 किया, तो आंसर गलत क्यों हो गया? आंसर गलत इसीलिए हो गया दोस्तों क्योंकि ये जो आप कहते हो और जो आप पढ़ते हो दोस्तों 10th में कि फोकस एग्जैक्टली बिटवीन आता है पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस का डिस्टेंस r/2 होता है, ये सिर्फ उन रेज के लिए वैलिड है, ये सिर्फ उन रेज के लिए वैलिड है दोस्तों जो क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। और अगर वो रेज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी दोस्तों, तो जब आप उस पॉइंट को C से ज्वाइन करोगे तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएंगे दोस्तों, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री जैसे बड़े एंगल नहीं आएंगे, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटे आएंगे। यानी जितना भी हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कि F इक्वल टू होता है r/2, फिर हम लोग लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये सब सिर्फ उन रेज के लिए वैलिड है जिनके एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, छोटे। और जिन रेज के, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, आपको शायद वो जो क्लोज वर्ड मैंने समझाया उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन रेज को जो बहुत क्लोज होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है, इन्हें कहा जाता है पैराएक्सियल रेज। क्या नाम दिया जाता है इन्हें? पैराएक्सियल रेज। तो हम पढ़ेंगे जितना भी हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, जो भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो सिर्फ कब एप्लीकेबल है दोस्तों? व्हेन द रेज आर पैराएक्सियल। डन डन। अब देखिए, आप बोलोगे सर ये हम कैसे इंश्योर करेंगे कि छोटे एंगल वाली रे ही जाए? उसका सबसे सिंपल तरीका होता है दोस्तों, मिरर ही बहुत छोटा लो। अगर मिरर ही बहुत छोटा लोगे तो
जो बड़ी रेज हैं, जो बड़े एंगल वाली रेज हैं, वो तो मिरर पे जाएंगी ही नहीं। आप बोलोगे सब मिरर छोटा लेंगे कैसे काम चलेगा? तो आप सोचिए ना दोस्तों, भगवान ने अपने को आंखें अपने फेस के बराबर थोड़ी दी हैं। भगवान ने अपने को कितनी छोटी आंखें दी हैं, काम चलता है ना बढ़िया दुनिया में, बस वैसे ही चल जाएगा। तो बेसिक लॉजिक ये है, टू एंश्योर पैराएक्सियल रेज, write down this concept. It's an important concept for NTSC first phase as well as second phase. फर्स्ट फेज सेकेंड फेज के लिए बहुत काम का कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखवा रहा हूं। जनरली ये स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, इसलिए कई बार क्या होता है, बहुत बेसिक एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाले सवालों पे भी स्टूडेंट फंस जाते हैं। ठीक है, और आपको एनटीएससी इसमें ज्यादा तो पूछेगा नहीं, आपको वो सिर्फ क्या पूछेगा कि ये जो पास होगी ये कहां से पास होगी, वो डिस्टेंस r/2 होगा या नहीं होगा। तो उत्तर है वो नहीं होगा अगर एंगल 60 है तो। आप समझे? तो कॉन्सेप्ट हमारा ऐसा है। Important NTSC concept. We ensure paraxial rays by taking mirror and lenses of small aperture. तो आपको फोकस के कॉन्सेप्ट में ये कैच समझ में आया। आगे से आप ये ध्यान रखिए, जितना भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ट्रू है, पैराएक्सियल रेज के लिए ट्रू है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ ली। अब हेडिंग डालिएगा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ये एक बार की पढ़ना जरूरी थी और इसमें जो कैच था वो मैंने आपको बताया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, और हमें अब पढ़ना है रूल्स टू ड्रॉ इमेज यूजिंग रे डायग्राम। अब आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा दोस्तों, और उस ऑब्जेक्ट की आपको क्या बनानी होगी, इमेज। किसकी मदद से, रे डायग्राम की मदद से। यानी हम रेज के थ्रू चलेंगे और रेज के थ्रू हम लोग ये देखते जाएंगे दोस्तों कि इमेज कैसे बनती है। ठीक है, तो हम 4 बेसिक रूल पे फोकस करेंगे, और ये 4 बेसिक रूल भी अभी हम लोगों ने सब पढ़ रखे हैं, कुछ नया नहीं है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे। रूल नंबर 1, जस्ट मैंने आपको अभी जो फोकस की डेफिनेशन बताई वो है, क्या है कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, पैराएक्सियल, ठीक है, वो अब आप ध्यान रखना, मैं बोलूं ना बोलूं लेक्चर में, लेकिन आप ये मान के चलना कि हम जिन भी रेज की बात कर रहे हैं वो कौन सी रेज है, पैराएक्सियल। एंड मोर ओवर हम जिन मिरर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो मिरर छोटे हैं, छोटे स्मॉल एपर्चर वाले हैं। ठीक है, तो स्मॉल एपर्चर वाले छोटे छोटे मिरर लेना आप। तो पैराएक्सियल रेज या कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास करानी है वो पॉइंट कौन सा होगा, फोकस। तो आप रे डायग्राम में कोशिश कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट से हम लोग ऐसी रे लें जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, तो हम ये कह सकेंगे कि वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से, अगर कॉन्केव मिरर होगा। और अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा दोस्तों, तो वो कहां से पास होते हुए लगेगी, वो कहां से पास होते हुए लगेगी, फोकस से। यानी आपको उसको बनाना कैसे चाहिए, आप देखिए ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, फोकस यहां होगा। अब इसमें तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी दोस्तों, तो आप उसको इधर फोकस से ऐसा ज्वाइन कर देना। ठीक है, आप फोकस से ऐसा ज्वाइन कर देना और उसको इधर फिर एरो बना देना कि वो रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगी। तो पहला रूल हमें क्लियर हो गया, एनी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल इधर पास थ्रू फोकस और इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, उसमें आपको सिर्फ ये करना है कि इन एरोज को पलट देना है। और मजे की बात, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है, बहुत सिंपल है। कैरम खेला आपने, कैरम में जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम अपने स्ट्राइकर को चलते हैं तो वो इधर की बोर्ड की आर्म से टकराकर उधर रिफ्लेक्ट होके गया, फिर इधर गया, फिर वापस से हमारे पास आ गया। सपोज ऐसा कुछ हो गया, ऐसे जाकर आया। अब मजे की बात, वो जिस रास्ते आया, आप अगर स्ट्राइकर को इधर से मारते इधर, तो क्या होता, वो एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो करते हुए फिर से हमारे पास आ जाता। यानी जाते समय ऐसा गया था, तो अगर इधर मारा जाता तो वो ऐसा घूम के आ जाता। तो वो अपना पाथ पूरा की पूरा क्या करता है, रिट्रेस करता है। इसे ही लाइट में हम लोग एक कॉन्सेप्ट की तरह यूज करते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कुछ सवालों में ये बहुत काम का होता है। आगे जब इस चैप्टर आगे बढ़ेगा तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें अगर आप ये कॉन्सेप्ट यूज ना करें तो आपका सवाल 1 पेज का हो जाएगा,
लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट यूज करें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स वेरी लॉजिकल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में, जस्ट एरो की डायरेक्शन पलट दीजिए। तो आपने रूल नंबर 1 क्या बोला, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो फोकस से जाएगी। तो इसी का दूसरा रूल क्या होगा, अगर फोकस पे से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, पलट के चले जाएगी। तो अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी दोस्तों। तो रूल नंबर 2 लिखेंगे, अ लाइट रे passing through focus becomes parallel to principal axis, after reflection. Light ray passing through focus. अब आप बोलोगे सर कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से कैसे पास होगी, देखो इसे ध्यान से ऐसे बनाना है हमें। क्या लिखा आपने, लाइट रे पैरेलल टू पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कॉन्वेक्स मिरर देख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होगा, आप बोलोगे सब पीछे लाइट रे कैसे आएगी, मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट तो सामने रखेंगे, सही बात है। तो आप ऐसा सोचिए कि कोई लाइट रे ऐसे आ रही है जो कि अदरवाइज फोकस पे जाती, अगर ये मिरर बीच में ना आता तो फोकस पे जाती, तो उसको क्या करवा दोगे आप रिफ्लेक्शन के बाद, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इज दिस रूल ओके? तो जो पहला रूल था ना दोस्तों, ये उसका रिवर्सिबिलिटी वाला रूल है, ठीक है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, ये मैं आपको प्लेन मिरर में भी बता चुका हूं। रूल नंबर 3 तो कोई भी लाइट रे अगर वो नॉर्मल टू द मिरर होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, वो रिफ्लेक्शन के बाद अपना पाथ क्या करती है, रिट्रेस। सो एनी लाइट रे विच इज नॉर्मली इंसिडेंट, और नॉर्मली इंसिडेंट यहाँ पे कौन सी लाइट रे होगी दोस्तों, जो कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद अपना क्या रिट्रेस करेगी दोस्तों, पाथ, वो अपने पाथ पे वापस चले जाएगी। एक हमें ये ध्यान रखनी है, और ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है दोस्तों आप लोगों को, जब भी आप रे डायग्राम से इमेज बनाएं, आपको 10th बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनमें आपको रे डायग्राम से इमेज बनानी होगी। अगर आपको रे डायग्राम से इमेज बनाने के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, देन इट इज माय स्ट्रॉन्ग सजेशन कि आप एक रे हमेशा ऐसी लिया करो जो कि सी से पास होती हो, क्योंकि वो रे पलट के वापस आ जाती है। तो ये तय हो जाता है कि उसी रे पर, उसी लाइन पर अपनी इमेज लाई करेगी, क्योंकि वो भी एक रिफ्लेक्टेड रे है ना दोस्तों। तो सारी रिफ्लेक्टेड रे कहां जाके मिलेंगी, फाइनली इमेज में, तो उस रे पर इमेज मिल ही जाएगी। इसलिए ये मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप रे डायग्राम बनाते समय एक रे हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से सी से पास करवाया कीजिए, ठीक बात है। तो हमने यहां पे देखा ये कॉनकेव मिरर है, पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। कोई भी लाइट रे जो सी से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपना पाथ क्या करती है, रिट्रेस, वो पलट के चले जाएगी। पक्का? आप बोलोगे सर ये कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनाएंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर में दोस्तों सी से पास होना, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो वो लाइट रे ऐसे आनी चाहिए, जिसको आगे बढ़ाया जाता तो कहां से पास होती दोस्तों, सी से, तो उसको पलट देना, वो पलट के वापस चले जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंट है, ठीक बात है, सही है। रूल नंबर 4, चौथा रूल हम लोग बनाए। तो दोस्तों रूल नंबर 4 बड़ा सिंपल रूल है, और ये रूल पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें क्या नई बात थी, ये क्यों बताया गया अलग से। रूल नंबर 4 चलिए मैं यहां बना देता हूं। रूल नंबर 4 क्या कहता है आपको, कि अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है, पोल पर, तो वो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाती है, जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बन रहा है, वो उतना एंगल पलट के वापस चले जाएगी। आप बोलोगे सर ये तो हो गई, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस भी तो नॉर्मल है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसमें क्या नया है। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, बड़ा सिंपल है ये रूल। तो
कोई भी लाइट रे जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस को पोल पर, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करा देंगे। ठीक है, इजी है, कॉन्वेक्स में ही बना सकते हैं, ऐसे ही होगा। लेकिन ये रूल एक फॉर्मूले के डेरिवेशन में बड़ा काम आता है दोस्तों, वो है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। हालांकि इसकी भी यूटिलिटी है, बट हाँ इट्स अ सिंपल रूल, ऑब्वियस रूल आई वुड से, ये तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो ये 4 रूल क्लियर हो गए दोस्तों। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। फोकस पे आएगी तो कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होगी तो कैसे जाएगी? पलट के वैसे की वैसे चले जाएगी, रिट्रेस कर लेगी। पोल पे आएगी तो जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर वापस चले जाएगी। ठीक बात है, इतना आपको क्लियर हुआ? डन। तो अब मैं ये बोर्ड मिटाता हूं दोस्तों और आपको कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे करवाता हूं जो एनटीएससी में डायरेक्टली आए हुए हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल, जिसमें हमें सिर्फ रे डायग्राम से हमारा काम चल जाएगा। ठीक बात है, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं दोस्तों। एनटीएससी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ऐसा था कि महाराष्ट्र के पेपर में था ये क्वेश्चन दोस्तों 2010 में, एंड द क्वेश्चन वाज Previously asked NTSC question. This question was asked in Maharashtra 2012. The question is, if you place an object in front of a convex mirror, how the image is? Your options are A. Real and inverted, B. Real and erect, C. Virtual and inverted, D. Virtual and erect. And your time starts now. तो दोस्तों वही है, अभी हम लोग इसका स्टैंडर्ड केस है, आप लिख के रख ही सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स मिरर जो होता है दोस्तों वो रियल ऑब्जेक्ट्स की, और क्योंकि आपको 10th और एनटीएससी लेवल पे भी रियल ऑब्जेक्ट्स ही पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको रियल ऑब्जेक्ट्स के केस करवाता हूँ। एक केस में आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी करवा दूंगा, डोंट वरी, जिससे कि आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस आए, कभी आ गया रे डायग्राम में तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे। खैर, तो अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर में जब भी रियल ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों तो उसकी इमेज बनती है ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट। कैसे? देखिए, हमारी जो गाड़ियों के रियर व्यू मिरर होते हैं दोस्तों वो कॉन्वेक्स होते हैं। रीजन यही है कि वो ज्यादा उनका फील्ड ऑफ व्यू होता है। मैं आपको फील्ड ऑफ व्यू समझा चुका हूं पहले, तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है इनका, तो हम ज्यादा देख पाते हैं पीछे का, और रियर व्यू मिरर में हम चाहेंगे ना पीछे की ज्यादा चीजें दिखे। तो अपनी गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में अपने को पीछे से जो आने वाली गाड़ी है वो उल्टी दिखाई देती है क्या? नहीं, और वो मिरर में दिखाई देती है, वो वर्चुअल इमेज होती है और साथ में इरेक्ट होती है। अब यहाँ पे हम लोग इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, ये है आपका पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस। मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी लाइक दिस, ठीक है, ए बी मेरा एक ऑब्जेक्ट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 रे बनानी पड़ेंगी। मैंने आपको क्या कहा? एक रे हमेशा कौन सी बनाया करो? सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली, जो कि नॉर्मल हो जाती है। तो यहां से सी से आप ए पॉइंट को ज्वाइन कर लो, तो ये वाली रे नॉर्मल हो गई दोस्तों। ये क्या करेगी? अपना पाथ रिट्रेस। तो दोस्तों ये रे ऐसे आई, ये पलट के वापस वैसे की वैसे चले जाएगी, तो उससे तय हो जाता है कि इमेज इसी लाइन पे आएगी। ठीक है, दूसरी रे कैसी लेनी होती है दोस्तों अपने को? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए। वो जो पैरेलल वाली रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद किधर जानी चाहिए थी? फोकस से आते हुए लगनी चाहिए, बिकॉज फोकस पे मत भेज देना, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ऐसे अपने को मिरर फोड़ के रे पीछे नहीं भेज देना, कि नहीं तो पता चला हमने कॉन्वेक्स मिरर में रे फोड़ के पीछे भेज दिया उसको। ऐसा नहीं करना, उसको उधर ही ले जाना है। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो उधर जाएगी। तो अब दोस्तों ये एक रे तो ये वाली जा रही है और एक रे ये वाली जा रही है, ये दोनों कभी मिलेंगी क्या आगे जाकर? नहीं मिलने वाली। अगर ये नहीं मिलने वाली हैं तो इनको मिलाना पड़ेगा पीछे खींचकर, और जैसे ही मिलाने की मजबूरी आ गई कि पीछे खींचकर मिलाना है, तो अब ये इमेज कौन सी कहलाएगी दोस्तों? वर्चुअल। दिस इमेज वुड बी वर्चुअल। तो इनको पीछे बढ़ाइए दोनों को, तो देखिए ऑटोमेटिकली पीछे बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे मिल गई। तो वो पॉइंट ए है, उसकी इमेज यहाँ पर ए डैश बनेगी। आप बोलोगे सर बी की भी बनाओ ना, तो बी की बनाना तो बड़ा आसान है दोस्तों। ए डैश से क्या ड्रॉप कर दो? एक
परपेंडिकुलर। तो अगर आपने ए डैश से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये कौन सी हो गई, बी डैश। तो दोस्तों ये जो इमेज बनी ये ए बी से बड़ी बनी या छोटी बनी, छोटी बनी। अच्छा ए बी ऊपर की तरफ है, ये भी तो ऊपर है, तो कैसी बनी, इरेक्ट, और कैसी बनी, वर्चुअल। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इमेज कैसी बनती है दोस्तों, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा हो गया, डिमिनिश हो गया मतलब छोटा हो गया। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का ऑप्शन तो आप ऐसे टिक कर दोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। डन। तो अब दोस्तों आपको एक टेबल बना लेनी चाहिए, और एक टेबल मैं आपको बनवा देता हूं दोस्तों।